तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग बैटल स्पिरिट के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूं। तो गाइस अगर आपको पिछली पहली एपिसोड अच्छी लगी और आप उसे देखने के बाद यहां पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर उस टकले का भाई आ जाता है और उसके भाई के पास वहां पर एक बहुत ही पावरफुल बैटल स्पिरिट होती है और उस बैटल स्पिरिट के साथ वो आकर हमारे रो को एक जबरदस्त पंच मारता है। तो उसका भाई उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर मेरे लिटिल ब्रदर के साथ ये सब कुछ कर सकते हो। मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि मेरा छोटा भाई जो है वो किसी से मार खाकर आया है और वो भी किसी ऐसे वैसे से नहीं बल्कि एक गद्दार के बच्चे से मार खाकर वापस आया है। तुम्हें लगा था कि मैं यहाँ पर इस मसले को ऐसे ही जाने दूंगा। तो इसी के साथ ही वो टकला लड़का भी चलाकर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे ब्रदर के खिलाफ भी यहाँ पर जीत पाओगे। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि मेरा ब्रदर जो है वो ज़ांजिंग ज्वालिज का एक बहुत ही हायर अप है। रोक जो होता है वहां पर एक पंच खाने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और उसकी बॉडी वहां पर मूव नहीं कर पा रही होती क्योंकि उसे वहां पर काफी बुरी हिट लगी होती है। तो वो कहता है कि वाकई में एक बैटल स्पिरिट की पावर ऐसी होती है, इसकी बैटल स्पिरिट तो बहुत ज्यादा खतरनाक लगती है। उसी के साथ ही बड़ा भाई आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि लड़के अब यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर पड़े रहने की नौटंकी बंद करो। तुमने यहाँ पर मेरे भाई को दिन में बड़ी बुरी तरह से पीटा था और अब यहाँ पर मैं तुम्हें बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। अगर इसी तरह चलता रहा तो सुबह तक तो तुम यहाँ पर मर जाओगे। और इसी के साथ में रोक जो होता है बेचारे से वहां पर सांस भी नहीं लिए जा रहा था। तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। साथ ही वो फिर से अपने फादर को कोसना शुरू कर देता है और कहता है कि ये सब कुछ मेरे फादर की गलती है। अगर मेरे फादर ने यहाँ पर गलती नहीं की होती, अगर मेरे फादर ने यहाँ पर गद्दारी नहीं की होती तो मैं भी आज यहाँ पर ज़ांजिंग कॉलेज में जा सकता, मुझे वहां पर एडमिशन मिल जाता। क्योंकि कोई भी एकेडमी यहाँ पर मुझे एडमिशन देने को तैयार नहीं है क्योंकि मैं गद्दार का बच्चा हूँ इसी वजह से, वरना मैं भी यहाँ पर इतना स्ट्रांग होता और अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज कर पाता। दूसरी तरफ से वो छोटा टकला जो होता है वो अपने बड़े टकले ब्रदर से कहता है कि इसको मार डालो ब्रदर, इसको मार डालो। कोई भी यहाँ पर तुम्हें इस बारे में पूछेगा नहीं क्योंकि ये गद्दार का बच्चा है, किसी को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर जब मर जाता है तो हम लोग क्यों ना आज यहाँ पर इस किस्से को खत्म कर दे। गद्दार का बेटा बड़ा होकर गद्दार ही बनेगा, कल को फिर से यहाँ पर जो हमारे कंट्री के खिलाफ जा सकता है। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इसे मारकर ये किस्सा यहीं पर खत्म कर देते हैं। और वैसे भी यहाँ पर इसको पूछने वाला कौन है और उसके बाद इसकी माँ यहाँ पर अकेली रह जाएगी, उसे तो वैसे ही गांव वाले मारकर निकाल देंगे। तो उसका ब्रदर उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि हाँ ये आइडिया भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो चलो फिर ठीक है, अपनी वार स्पिरिट को थोड़ी सी एक्सरसाइज देते हैं और इस लड़के को यहीं पर मार डालते हैं। और इसी के साथ ही जैसे वो आगे बढ़ता है और अपनी वार स्पिरिट को रिलीज करते हुए उसकी पावर्स के साथ हमारे रोक के ऊपर अटैक करने लगता है। तो वो उसे कहता है कि प्लीज माफ करना, पर मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि तुम्हारा बाप गद्दार था और तुम्हें भी यहाँ पर उसकी गद्दारी की सजा मिलेगी। और दूसरी तरफ से छोटा टकला बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और इसी के साथ ही बड़ा टकला जो होता है अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वहां पर अपनी बैटल स्पिरिट के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो अपनी एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक जिसके साथ वहां पर इंसिनरेशन टेक्निक को यूज करता है तो वहां पर बहुत सारी रेड मिस्ट हो जाती है। तो उसका छोटा भाई बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि ब्रदर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तुमने तो यहाँ पर उस लड़के की हड्डियां भी गला दी होंगी, वो लड़का तो यहाँ पर जलकर हाक हो गया होगा। तो उसका बड़ा भाई कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है कि अभी तक तो उसका यहाँ पर कीमा बन गया होगा, मेरी स्ट्रेंथ के नीचे तो वो यहाँ पर बच ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वहां पर से धुआं हटता है तो वहां पर कुछ भी नहीं होता, हमारा रोग वहां पर नहीं होता। तो ये देखने के बाद वो काफी हैरान होता है, वो अपने आसपास देखता कहता है कि उसकी डेड बॉडी कहां पर चलेगी, उसे तो यहीं पर होना चाहिए था, मेरे इस अटैक के नीचे वो सर्वाइव कैसे कर सकता है, अभी तक तो उसने अपनी बैटल स्पिरिट को भी एक्टिवेट नहीं किया। इसी के साथ उसका छोटा भाई उसे कहता है कि ब्रदर ये क्या है। वो दोनों वहां पर देखते हैं कि उनके सामने वहां पर फिनिक्स के फीदर गिर रहे होते हैं। तो वो दोनों चेक करते हैं और कहते हैं कि ये क्या, इतने सारे फेदर कहां पर से आ रहे हैं, ये तो किसी पंछी के फेदर्स हैं। और इसी के साथ ही वो ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहां पर से उन्हें आवाज आती है जहां पर मास्टर यांग आ जाते हैं। मास्टर यांग वहां पर आने के बाद से कहते हैं क्या तुम्हें याद नहीं है कि ज़ांजिंग कॉलेज का एक रूल ये है कि तुम लोग अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करके किसी आम गांव वाले को नहीं मार सकते, यानी आम शहरी आम नागरिक को नहीं मार सकते जिसके पास बैटल स्पिरिट नहीं है। ये देखने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि मास्टर यांग वहां पर अपनी बैटल स्पिरिट के साथ अपीयर होते हैं और उन्होंने वहां पर हमारे रोक को उठा रखा होता है, रोक को उन्होंने बचा लिया होता है। तुम्हारा रोक जो होता है वहां पर अपनी आंख खोलता है क्योंकि वो बेहोश होने की हालत में होता है, लेकिन मास्टर यांग की तरफ देखता है और कहता है कि ये तो मास्टर यांग है और यहाँ पर ये फिनिक्स की पावर को यूज कर रहे हैं। मुझे लगा नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में मास्टर यांग को देख पाऊंगा। तो बड़ा भाई इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि इसके पास तो यहाँ पर फिनिक्स है, इसका मतलब यह है कि असैसिनेशन ग्रुप का सेकंड पावरफुल मेंबर है। अगर ये यहाँ पर है तो इसका मतलब यह है कि ये यहाँ पर इस लड़के को ही बचाने के लिए आया होगा। लेकिन इस जगह के ऊपर इसका काम क्या है और ये इस लड़के रोक को यहाँ पर क्यों बचा रहा है, इसके साथ इसका क्या ताल्लुक है। लेकिन जो भी हो मैं तो यहाँ पर इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मुझे इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। और इसी के साथ ही मास्टर यांग उसकी तरफ घूर कर देखते हैं तो वो कहता है कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी हो गई थी। मैं तो बस यहाँ पर इस लड़के को एक सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इसने दिन के वक्त मेरे छोटे भाई को बुरी तरह से पीटा था और इसी वजह से मैं यहाँ पर सबक सिखाने के लिए आया था। मास्टर यांग से कहता है कि तुम्हारे पास एक बैटल स्पिरिट है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिसे चाहे उसे बुली कर सकते हो। तुमने यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राइम किया है, तुमने आम सिटीजन के ऊपर अपनी वार स्पिरिट को यूज किया है। इसी वजह से मैं एक नेशनल हीरो हूँ, तो नेशनल हीरो होने के नाते मैं यहाँ पर तुम्हें सजा दूंगा ताकि तुम दोबारा यहाँ पर कभी भी अपनी वार स्पिरिट को यूज ना कर सको। आज के बाद से तुम्हारी बैटल स्पिरिट को क्रश किया जाता है और हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारे ज़ांजिंग कॉलेज से भी निकाल दिया जाए क्योंकि उनके रूल्स बहुत ज्यादा क्लियर है कि तुम लोग आम शहरियों के ऊपर अटैक नहीं कर सकते,
अपनी बैटल स्पिरिट को आम गांव वालों के सामने रिलीज नहीं कर सकते। इसी के साथ ही वो बेचारा बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। और इसी के साथ ही मास्टर जांग वहां पर अपनी फिनिक्स को रिलीज करते हैं। जैसे वहां पर अपनी फिनिक्स बैटल स्पिरिट को रिलीज करते हैं तो उसे देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाता है और उसी के बाद वो अपनी पावर्स के साथ उस लड़के के ऊपर अटैक करते हैं और उसकी बैटल स्पिरिट को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि आज के बाद से वो लड़का यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट को कभी यूज ही ना कर पाए। तो उन दोनों के वहां पर से भेज देने के बाद मास्टर जांग जो होते हैं हमारे रोग को अपने साथ लेकर वहीं पर ग्राउंड में बैठ जाते हैं जहां पर हमारा जो रोग होता है वो बेहोश होता है। तो थोड़ी देर के बाद जब रोग को होश आती है तो उठता अपनी साइड के ऊपर देखता है तो मास्टर जांग अभी तक वहीं पर बैठे होते हैं और उनके कंधे के ऊपर एक छोटा सा पंछी होता है जिसके साथ वहां पर वो प्यार कर रहे होते हैं। तो हमारा जो रोग होता है उनकी तरफ देखता है और कहता है कि आप तो वाकई में फिनिक्स हो। तो वो कहते हैं तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गई। और उसी के साथ हमारा रोग उनके सामने वहीं पर बैठ जाता है और उनसे कहता है कि मैं जहां पर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर आपकी इस एहसान का बदला चुका दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने जहां पर मेरी जान बचाई है। तो मास्टर जांग उसे कहते हैं नहीं तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा रोग जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में मास्टर फिनिक्स से मिल पाऊंगा। मेरे तो पूरे रूम के अंदर आपके बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं। जबकि मास्टर जांग वहां पर सोच रहे होते हैं कि बैटल स्पिरिट का पंच खाने के बाद ये 2 घंटों के लिए बेहोश रहा और उसके बाद अब जहां पर इसकी बॉडी जो है फुली हील हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि इस लड़के की बैटल स्पिरिट जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ ही मास्टर जांग उसे बताते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर उन दोनों भाइयों के लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। बड़े भाई को मुझे लगता है कि उसे यांगजिंग कॉलेज से भी निकाल दिया जाएगा। मैंने उसकी बैटल स्पिरिट को क्रश कर दिया है जिसके बाद अब यहाँ पर यांगजिंग कॉलेज के लोगों को पता चलेगा तो वो लोग उसे वैसी कॉलेज से निकाल देंगे। तो कुछ भी यहाँ पर किया है कि आम शहरी के ऊपर अपनी बैटल स्पिरिट की पावर को रिलीज करके अटैक किया जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर सजा तो मिलनी चाहिए थी। साथ ही तुम्हारी मॉम के घर के आसपास मैंने एक बहुत ही पावरफुल बैरियर क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से तुम्हारी मॉम को अब यहाँ पर कोई भी तंग नहीं करेगा। कोई भी अब वहां पर अंदर पत्थर भी नहीं फेंक पाएगा। तुम्हारा रोग उसकी बात सुनने के बाद उठकर खड़ा हो जाता है साथ ही उदास होकर कहता है कि ये सब कुछ मेरे कमीने बाप की वजह से हो रहा है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर जांग उसे कहता है क्या तुम अपने बाप से नफरत करते हो। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि हाँ मैं अपने बाप से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। ये सब कुछ उसी की वजह से तो हो रहा है और तुम्हें यहाँ पर उसका नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। मैं यहाँ पर खुद अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा कि मैं अपनी मॉम की हिफाजत खुद कर सकता हूँ और हमें यहाँ पर उस बंदे की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो बंदा मेरे और मेरी मॉम के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो मास्टर जांग उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि रॉग मैं यहाँ पर तुम्हारे डैड के साथ काम कर चुका हूँ क्योंकि हम दोनों जो थे असैसिनेशन ग्रुप में थे और दोनों एक दूसरे के कामरेड थे और मैं यहाँ पर उसके बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता जैसा तुम उसके बारे में सोचते हो क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से मैं फैसले लेने पड़ते हैं और मैं अभी तक यहाँ पर इस बारे में नहीं जान पाया कि आखिर उसने यहाँ पर हमारे 2 हायर अप्स को मारा क्यों था और उसने यहाँ पर गद्दारी क्यों की। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे बाप ने जो कुछ भी किया उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। तुम्हारा रोग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे वैसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि यहाँ पर उसकी सच्चाई साबित होती है कि वो गद्दार था या नहीं था क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है जब हमारा फादर यहाँ पर हमें छोड़कर चला गया था आज से 5 साल पहले जब मैं एक छोटा बच्चा था। मुझे इतनी सेंस तो नहीं थी लेकिन उस वक्त मुझे यहाँ पर कम से कम ये महसूस होता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जब फादर यहाँ पर से चले गए कुछ अरसे तक हमें मुझे और मेरी माँ को जेल में बंद करके रखा गया। वहां पर मैं बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था और उसके बाद जब हमें वहां पर से आजाद किया गया हमें यहाँ पर गांव में अपना घर बनाने नहीं दिया गया। हमें साइड के ऊपर एक घर मिला जहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चिल्ला चिल्लाकर यहाँ पर गद्दार कहते थे। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो सभी लोगों ने वहां पर चिल्लाना बंद कर दिया और मुझे पीटना शुरू कर दिया। वो मुझे तब तक पीटते जब तक कि उन्हें वहां पर बहुत ज्यादा मजा ना आता या फिर मैं वहां पर अधमरा ना हो जाता। इसी तरह यहाँ पर मैं बड़ा होता गया मेरा कोई दोस्त नहीं सभी सिर्फ और सिर्फ मुझे दुश्मन समझते हैं। उन्हें लगता है कि मैं गद्दार हूँ। तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे फादर यहाँ पर वापस आते हैं और उनकी सच्चाई साबित होती है कि वो गद्दार नहीं थे क्योंकि मुझे लगता है कि जब यहाँ पर मुझे यहाँ पर उनके बिना रहना सीखना पड़ेगा और मैं यहाँ पर उनके बिना ही खुश हूँ। मास्टर रॉक से कहते हैं कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो और अपनी मॉम की हिफाजत करना चाहते हो क्यों ना तुम एक एकेडमी को ज्वाइन कर लो जहाँ पर तुम्हें बैटल स्पिरिट की पावर्स को यूज करना सिखाया जाएगा। तो रोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या मुझे भी यहाँ पर किसी एकेडमी को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। लेकिन सभी एकेडमीज वाले तो मुझे यहाँ पर रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि मैं गद्दार का बच्चा हूँ। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे रोग को कौन सी एकेडमी एडमिशन देगी। क्या मास्टर फिनिक्स यहाँ पर उसके लिए कोई बंदोबस्त करवाएंगे।